हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने टेंसेस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया था। उसमें है ना, हमने उसमें आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट टेंस को हमने इंक्लूड किया था उसमें, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक्स थे, वो डिस्कस किए थे कि कहाँ यूज होता है, कहाँ हमें अ, किस फॉर्म को यूज करना होता है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी। ठीक है। तो ये टॉपिक्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपका बेसिकली जो पेपर 4 इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें जब भी वर्ब फॉर्म्स आपको करेक्टली फिल करने होते हैं या करेक्शंस करनी होती हैं, तो वहां आपके यही टेंसेस ज्यादा फोकस में रहते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है, दूसरा आपका बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैक्सिमम 4 टेंसेस हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इस वीडियो की शुरुआत भी मैं इन्हीं चीजों से कर रही हूँ। आई हैव ब्रॉट फॉर यू सम क्वेश्चंस। जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं वो बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स में से हैं, इन्हीं 4 टेंसेस में से हैं, एंड यू विल सी दैट। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके लिए आरएएस मेंस के पेपर 4 में से, जो कि 2018 में, 12 में, 10, 13 और 21, इन 5 साल के जो पेपर्स हैं उनका एक्यूमुलेशन है इसमें। ठीक है। वहीं से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं रिसर्च करने के बाद कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और बेसिकली मुझे यही कंक्लूजन मिला है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो इन्हीं टेंसेस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। पर हाँ, एक चीज और है कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, ये इन्हीं पास्ट इंडेफिनिट के रिलेशन में पूछे गए हैं। ठीक है। तो वो कैसे पूछे गए हैं अभी मैं आपसे वही बात करूंगी, और उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 3 टेंसेस को आज कवर करूंगी। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें फ्यूचर टेंस पे हम बात करेंगे। उसमें ज्यादा कुछ नहीं सीखने का है, बस यही है कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, इट सेज डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। है ना। ये क्या कह रहा है कि डिड दिस पिक्चर पेंटेड, तो डिड भी इस्तेमाल कर लिया है और पेंटेड भी इस्तेमाल कर लिया है। दो वर्ब्स हैं यहाँ पर, ये है हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको याद हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है, कैसे पता चला कि डिड का इस्तेमाल है, सेकंड फॉर्म है। तो जब सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और पेंटेड जो कि पेंट से बना है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो इस क्वेश्चन में देख के आपको क्या लग रहा है कि दो इसकी फर्स्ट फॉर्म होते पेंट, है ना, पेंट होती है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ईडी लगने से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि जो डिड होता है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ईडी वाली फॉर्म्स नहीं लगती। क्यों? एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पास्ट फॉर्म्स एक साथ नहीं आ सकती हैं। पास्ट फॉर्म कैसी? कि दो सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती हैं। ये पेंटेड भी सेकंड फॉर्म है और ये डिड भी सेकंड फॉर्म है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड अपने साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करता है। सो यहाँ पर क्या करेक्शन होगा कि हमें पेंटेड की जगह पेंट इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? सो इसका आंसर क्या होगा? डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्योंकि इसका अगर हम सेंस ऐसे बनाना चाहें कि डिड दिस पिक्चर पेंट बाय राजा रवि वर्मा, नहीं, इट इज नॉट मेकिंग सेंस। क्यों? क्योंकि बाय राजा रवि वर्मा, बाय का मतलब होता है के द्वारा, कि राजा रवि वर्मा के द्वारा क्या ये पिक्चर बनाई गई है, ये बनाई गई थी, पास्ट में ही यूज करना है। तो ये सेंस नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि राजा रवि वर्मा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। और सब्जेक्ट को हमने पीछे रखा है।
पीछे रखा इट मींस ये पैसिव में चला गया है। तो मेन यहाँ पर रोल किसका रहेगा कि पैसिव में कभी भी डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दोनों तरीके से ये सेंटेंस गलत है। अगर आप पैसिव सेंस में देखोगे तो भी गलत है, और अगर आप इसको डिड से शुरू करके और तब देखते हो कि नहीं, तब भी ये गलत है। तो या तो ये डिड नहीं होना चाहिए या पेंटेड नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि ये पैसिव में है सेंटेंस, बाय का इस्तेमाल होने से ये की पॉइंट है यहाँ पर, बाय का इस्तेमाल जो है, दिस इज योर की पॉइंट। तो ये बताता है कि पैसिव में डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। पैसिव में हम यूज करते हैं बी की पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो आएगी, लेकिन हम यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे विच इज वॉज। वॉज क्यों? क्योंकि दिस पिक्चर है, पिक्चर सिंगुलर है यहाँ। ठीक है, तो आपको जब भी करना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको पूरे सेंटेंस को एनालाइज करना है कि पहले तो पहली रीडिंग में तो क्या समझ में आया कि डेड और पेंटेड एक साथ नहीं आ सकता, लेकिन फिर उसके बाद आपने आगे ध्यान दिया कि बाय राजा रवि वर्मा भी है ना, और डेड के साथ पेंट वाला यूज करके सेंटेंस का कोई मीनिंग भी नहीं आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा कि बाय राजा रवि वर्मा मतलब सब्जेक्ट को पीछे रखा गया बाय के साथ, तो ये क्या बन गया, ये पैसिव बन गया है। और पैसिव में हम आगे करेंगे इस टॉपिक को, बट अभी के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, पैसिव में डिड का इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, उसकी जगह हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, बी की फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है इन पैसिव। और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो बी की पास्ट फॉर्म वॉज या वर का इस्तेमाल होगा। वर प्लूरल के साथ आता है, वॉज सिंगुलर के साथ आता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो इस सेंटेंस को कैसे रीराइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम शुरू करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। तो क्या आएगी, वॉज दिस पिक्चर, सिर्फ डिड की जगह वॉज लगाना है। वॉज दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा, पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये करना है, डिड की जगह वॉज लगाना है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्या है, व्हाट दे स्टील। व्हाट दे स्टील मतलब इसका टेंस ही क्लेरिफाई नहीं हो रहा है। स्टील मतलब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है, फर्स्ट फॉर्म या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ आती है। तो अगर हम कहेंगे व्हाट डू दे स्टील, कि वो क्या चुराते हैं, है ना, कि वो क्या चुराते हैं, ये मतलब उनका पेशा है, उनका ऑक्यूपेशन है। बट नहीं, स्टीलिंग को हम एज एन ऑक्यूपेशन इस तरीके से इतना कॉमनली नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा प्रेफरेबल पॉइंट जो है वो डिड का इस्तेमाल यहाँ करेंगे, व्हाट डिड दे स्टील, उन्होंने क्या चुराया। सो इट मेक्स मोर सेंस हियर। ठीक है ना, वे क्या चुराते हैं, जैसे कि ये एक्सेप्टेबल ऑक्यूपेशन है, हम इस तरह से कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना वे क्या बेचते हैं, व्हाट डू दे सेल, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा ऑक्यूपेशन। लेकिन जब आप कहते हैं ना व्हाट डू दे स्टील, एज इफ वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, बट नो, स्टीलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, चोरी करना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम इसको पास्ट में ले जाएंगे कि उन्होंने क्या चुराया, व्हाट डिड दे स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको डिड यूज करना है। देन नेक्स्ट, माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, कि जब मैं उनसे मिली मेरी आंट गार्डन में चली थी या क्या हो रहा था। सो ये वाला जो सेंस है हमें इस पे ध्यान देना है, माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, नहीं। ठीक है, ये हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो ये दो वाक्य आपको दिख रहे हैं जो कि दो क्लॉजेस हैं, एक्चुअली दो कार्य हो रहे, दो काम हो रहे हैं, कि जब मैं उनसे मिली मेरी आंट कुछ कर रही थी, है ना। तो एक कार्य पास्ट में हुआ जब दूसरा कार्य हो रहा था। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूएशन को शो करता है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वॉज प्लस वॉकिंग।
वॉज क्यों आएगा, क्योंकि आंट सिंगुलर है। तो माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मेरी आंट चल रही थी। ये मेन एक्शन है, कब, जब मैं उनसे मिली। तो जब ये कार्य हो रहा था कि मेरी आंट वॉकिंग कर रही थी गार्डन में, तब मैं उनसे मिली, तो ये कार्य क्या है, ये सबॉर्डिनेट कार्य है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और ये मेन क्लॉज है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ही सडनली रियलाइज्ड दैट, रियलाइज्ड, एक बात का ध्यान रखना कि एक तो होता है रियलाइज्ड, सेकंड फॉर्म भी यही है रियलाइज की, और थर्ड फॉर्म भी यही है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है कैसे पता चलेगा। तो जब ये अकेली आए, ईडी फॉर्म जब सेंटेंस में अकेली आए तो वो सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन जब वो हैज, हैव या हैड के साथ जब आए तो वो थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर ये अकेली है, विदाउट हैज, हैव और हैड, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही डैश मेक अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन। तो इससे जब ये सेकंड फॉर्म है तो पता चलता है कि पास्ट टेंस है। और ध्यान रखें, कभी भी एक वाक्य में ऐसा नहीं हो सकता कि पहला पार्ट एक टेंस में और दूसरा पार्ट दूसरे टेंस में, मतलब एक अगर वो पास्ट टेंस के हैं दोनों तो चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला पास्ट में और दूसरा प्रेजेंट में हो जाए, या पहला प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स है, दोनों ही पास्ट के होने चाहिए। सो ही सडनली रियलाइज दैट ही मेक अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन। अब मेक अ मिस्टेक, यहां पर पास्ट की क्या फॉर्म्स आ सकते हैं, ही मेड अ मिस्टेक, he suddenly realized that he made a mistake in his calculation, कि उसने अपनी कैलकुलेशन में गलती की थी, है ना। या फिर हम यहाँ यूज करेंगे he had made a mistake, अगर उसने पास्ट में की थी। अगर तो उसने इमीडिएटली उसी टाइम पे की थी तो मेड आएगा सेकंड फॉर्म, और अगर उसने पहले गलती की थी तो हैड मेड, पास्ट परफेक्ट। तो इसका यूसेज भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी, और तब मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपको समझ में भी तभी आएगा। तो अभी मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। द टैक्सी डैश अराइव, इट इज टाइम टू लीव। अब अराइव, द टैक्सी अराइव, अब चलने का समय हुआ, इट इज टाइम टू लीव। तो टैक्सी आ चुकी है, अब चलना चाहिए, और इट इज टाइम टू लीव। तो आ चुकी है, चुका है वाला जो सेंटेंस होता है, हिंदी में हम यही बोलते हैं कि टैक्सी आ चुकी है, अब चलने का वक्त हो गया है ना। तो आ चुकी है मतलब कंप्लीशन ऑफ द टास्क, परफेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्योंकि टैक्सी सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल होगा, और अराइव्ड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो हमें सेंटेंसेस को ध्यान से समझना है, और कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, सो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करो, और फिर देखो कि क्या आता है। और जो मैंने आपको टेंसेस की पहचान बताई है कि ऐसे वाक्य में आता है तो ये वाला टेंस होगा, ये वाली वर्ब फॉर्म आएगी, तो आपको इस इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक्स डैश मोर मनी दीज डेज, दीज डेज आजकल, आजकल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो और टू एनकरेज बिजनेसेस टू एक्सपैंड, कि वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, या बिजनेस को एनकरेज करने के लिए कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, तो बैंक्स क्या करते हैं, ते हैं मतलब दे lend, so banks lend more money these days to encourage businesses to expand। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और टेंसेस को पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, इट्स हाई टाइम वी डैश टू बेड, इट्स हाई टाइम, हाई टाइम मतलब काफी रात हो गई है, काफी देर हो गई है, और दिस इज द टाइम, राइट टाइम, कि काफी देर हो गई, अब हमें सोना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इट्स हाई टाइम वी गो टू बेड, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी।
जब हम कुछ सजेस्ट करते हैं तो इस केस में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं जब हाई टाइम का इस्तेमाल हो. इट्स हाई टाइम वी गो फॉर अ वॉक. इट्स हाई टाइम वी गो फॉर अ लंच. वी गो फॉर एन आउटिंग. इट्स हाई टाइम वी स्टडी हार्ड. तो जब हाई टाइम इस तरह का फ्रेज यूज किया जाता है, इट्स हाई टाइम, तो उसके साथ यहाँ पर एक सजेशन होता है. इसका मतलब हम कुछ सजेस्ट सजेस्ट करने वाले हैं, कुछ प्रपोज करने वाले हैं. तो यहाँ पर सजेशन या प्रपोजल होता है. ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. इस बात को ध्यान रखें. नेक्स्ट, आई विश ही डैश मोर सिंसियर एज फार एज हिज वर्क इज कंसर्न्ड. आई विश क्या है ये? हाइपोथेटिकल. मैंने आपको बताया था जब हाइपोथेटिकल या ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां आप कल्पना करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है, या आप अपनी विश या डिजायर एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर क्या करना है? सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. ठीक है, पास्ट कंडीशनल का. आई विश ही वर मोर सिंसियर. ठीक है, अब ही के साथ तो हमें पता है कि वॉज का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप किसी कल्पना को बताते हो यहाँ पर, ठीक है, किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, तो वर का इस्तेमाल होगा. कल्पना के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो आप वर का इस्तेमाल करोगे. लाइक आई विश आई वर अ बर्ड, है ना, कि काश मैं एक बर्ड होता, एक पक्षी होता. ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं. क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ आपको क्लियर होते जा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ. चलें आगे. शी ऑफन डैश आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क. ऑफन, these days, usually, अक्सर. ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है. क्योंकि कहीं से भी पास्ट का कोई अंदाजा लग नहीं रहा है ना, yesterday ago इस तरह का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट का ही है. सो शी ऑफन रेस्ट. रेस्ट क्या है? फर्स्ट फॉर्म. शी के साथ एस और ई एस लगता है, याद करो आप. ठीक है, सो शी ऑफन रेस्ट्स आफ्टर अ डेज हार्ड वर्क. तो आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है. दे हैव डैश फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो. 4 आवर्स, घंटों तक कोई काम हुआ है. ठीक है, सो वेट के हैव के साथ आपको क्या करना है? हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? दे हैव वेटेड फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो. एक तो हो गया ये कि ये काम खत्म हो गया. जब ऐसा होता है तो कंप्लीशन की बात आती है. लेकिन अगर वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दे हैव बीन वेटिंग. तो वेटेड की जगह हम बीन वेटिंग का इस्तेमाल करेंगे. दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स आउटसाइड द टिकट विंडो. अगर ये काम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूइंग अंटिल नाउ, कि घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं, तब हम बीन वेटिंग का इस्तेमाल करेंगे. आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ पा रहे हैं और इनको अप्लाई भी कर पा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी सडनली रिमेम्बर्ड. उसको अचानक याद आया. रिमेम्बर्ड सेकेंड फॉर्म, अकेली है, बिना हैज हैव के है या हैड के है, तो सेकेंड फॉर्म है ये. शी सडनली रिमेम्बर्ड क्या? दैट शी नॉट लॉक द गेट दैट इवनिंग. दैट इवनिंग मतलब पास्ट की कोई बात है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? शी सडनली रिमेम्बर्ड दैट शी डिड नॉट लॉक द गेट. एक तो ये चीज हो जाती है, शी डिड नॉट लॉक द गेट, कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था या ताला नहीं लगाया था गेट को. या फिर एक और चीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो वाक्य हैं और मैंने आपको बताया था कि अभी हम आगे इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं. बट यहाँ पर दो वाक्य हैं. शी सडनली रिमेम्बर्ड, उसको अचानक याद आया था. क्या याद आया था? कोई ऐसा काम जो उसने उसके पहले किया था. ठीक है, तो जब किसी वाक्य में दो कार्य होते हैं, एक पहले होता है पास्ट में और एक उसके बाद होता है, तो जो बाद में होता है वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिनोट किया जाता है. लेकिन जो उससे भी पहले होता है, मतलब पास्ट में वो उससे भी पहले हुआ होता है, कि उसको याद तो बाद में है लेकिन उसने एक काम पहले ही कर दिया था,
तो वो जो पहले ही कर दिया था उसको हम फॉर्मर एक्शन कहते हैं। ठीक है, एक होता है फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले, और एक होता है लेटर, लेटर मतलब बाद में। तो हम यहाँ पास्ट के दो कार्यों की बात कर रहे हैं, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। तो जो बाद में होता है उसको सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाता है पास्ट सिंपल में, लेकिन जो उससे भी पहले हो गया उसको हम किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। शी हैड नॉट लॉक्ड द गेट दैट इवनिंग, कि उसने उस शाम को दरवाजे को ताला नहीं लगाया था, उसको वो अचानक याद आया, मतलब ये कार्य पहले हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब भी आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ध्यान से समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ दो वाक्य हैं और दो कार्य हैं, जिसमें एक कार्य पहले होता है एक बाद में होता है। तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। यू आर सपोज टू राइट दैट इन पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में होता है, ठीक है, वो पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। ये वाली बात हम आज डिस्कस करेंगे जब हम पास्ट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द डॉक्टर एग्जामिन्स यू ही विल टेल यू। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो एग्जामिन्स है और ये विल टेल है, ये कैसे हुआ? याद करो, जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो टाइम और कंडीशनल क्लॉजेस में इस्तेमाल होता है, जबकि उसका जो रिजल्टेंट एक्शन है वो फ्यूचर में यूज होता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। सो जब डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है वो बताता है या वो बताएगा व्हाट बी रॉन्ग विद यू। अब बी की हमें कौन सी फॉर्म चूज करनी है, क्योंकि अभी टाइम प्रेजेंट में है कि डॉक्टर एग्जामिन जब करता है तो वो बताता है या वो बताएगा। क्या बताएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है ना? तो मतलब अभी भी ये प्रेजेंट में ही है, ये फ्यूचर में नहीं गई है बात, ना पास्ट में गई है। तो हम यहाँ बी की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। व्हाट के साथ इज का इस्तेमाल होता है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस, समझ में आ रहे होंगे और क्या क्या गलतियां आप करते हैं। व्हाट विल बी रॉन्ग विद यू, अक्सर लोगों को ये लगेगा कि आपके साथ क्या गलत होगा, नहीं गलत क्या होगा वो नहीं, अभी क्या प्रॉब्लम है। आपको अभी प्रॉब्लम है तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और तभी तो डॉक्टर आपको बताएगा, तो मतलब प्रॉब्लम अभी की है, एग्जिस्टिंग है। तो जो अभी की प्रॉब्लम है उसी की बात होगी, तो इसीलिए इसको प्रेजेंट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज वी डैश नथिंग टू ईट सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग है मतलब आज की सुबह, दिस मॉर्निंग प्रेजेंट में ही है सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा? हमें यहाँ पर प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करना है, वी के साथ हैव आएगा। वी हैव नथिंग टू ईट सिंस 8 o'clock, लेकिन since 8 o'clock we have had। अब ये क्या बात हुई, वी हैव हैड कैसे लिख दिया हमने? क्योंकि हैव जो है ये इसके लिए है। ठीक है, मेन वर्ब आपकी हैव है जिसकी हमें थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करनी है, सिंस 8 o'clock। ठीक है, तो मतलब सुबह के 8 बजे से हमने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, या हम कुछ भी नहीं खा चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस लिखा जाएगा और हम इसको लिखेंगे वी हैव हैड। अब हैव ये क्यों आया? एक हैव आया प्रेजेंटनेस को शो करने के लिए, और दूसरा हैड जो आया है इसके साथ ये थर्ड फॉर्म है जो परफेक्टनेस को शो करता है कि काम हो चुका है। ठीक है, तो कई बार आपको वाक्यों में हैव हैड इकट्ठे नजर आ जाएंगे, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं हैव हैड की जगह हैड लिखती ना तो भी वो गलत नहीं होता। मैं आपको समझाऊंगी जब मैं पास्ट परफेक्ट आपसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट, व्हेन आई केम इन द कैट डैश इन माई चेयर। जब मैं आई तो एक कार्य हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, सो द कैट वाज स्लीपिंग। फिर से कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां जो भी
कॉन्सेप्ट लग रहा है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है? तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखें। राजू ऑलरेडी डैश फॉर 4 hours व्हेन आई अराइव्ड हियर। जब मैं यहाँ आया तो पहले ही एक काम हो चुका था, ऑलरेडी हैड वर्क। कि राजू ने ऑलरेडी 4 घंटे काम कर लिया था जब मैं यहाँ आया। एक तो हो गया ये, जनरली यही होता है। या फिर राजू ऑलरेडी हैड बीन वर्किंग, वो ऑलरेडी 4 घंटे से यहाँ काम कर रहा था जब मैं आया, है ना? तो दोनों ही वाक्य इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर वो कंप्लीशन की बात करता है तो हैड वर्कड का इस्तेमाल करोगे, या फिर अगर वो कंटिन्यूएशन की बात करता है तो हैड बीन वर्किंग का इस्तेमाल करोगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगी आज की क्लास में, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास? हम बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचें तो पास्ट है, इसका मतलब बी की पास्ट फॉर्म आएंगी वॉज वर। कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। कि सब्जेक्ट के साथ वॉज वर वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज कैसे सब्जेक्ट के साथ आएगा? जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, और ये यहाँ पर आई के साथ भी आएगा। वर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ, जो कि बहुवचन होते हैं, ठीक है? तो सिंगुलर के साथ और आई के साथ वॉज आएगा, वर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आईएनजी फॉर्म, इसकी पहचान क्या है इस टेंस की जहां पर आईएनजी फॉर्म आती है? तो हम यहाँ लिखते हैं कोई कार्य हो रहा था, रही थी, वह गाना गा रही थी, रहे थे, ठीक है? तो ये आपके पहचान है इन वाक्यों की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है? तो यहां पर हम किस तरह के वाक्य देखते हैं? वह 7 बजे स्कूल जा रही थी मतलब ये तो पास्ट में हो गया है, ठीक है? इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना फ्यूचर से कोई लेना देना है। वह 7 बजे स्कूल जा रही थी मतलब सुबह के 7 बजे, है ना? तो हम क्या करेंगे? वह को शी में ट्रांसलेट करेंगे, 7 बजे, 7 AM या 7 o'clock, ठीक है? अगर वो इवनिंग स्कूल जाती है तो 7 PM होता है। बट हाँ ठीक है, 7 o'clock ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सुबह के 7 बजे नहीं लिखा गया है। तो हमें इस गलती से बचना है, तो हम लिखेंगे 7 o'clock। स्कूल, तो स्कूल ही लिखा जाएगा। जाना को गो, रही थी, रही, जा रही मतलब आईएनजी गोइंग, थी मतलब वॉज हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है? तो क्या इसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे? शी हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब गोइंग, कहाँ जा रही थी? क्योंकि ये स्कूल है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। कब जा रही थी? तो जब टाइम भी बताना होता है तो हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो ये प्लेस की प्रीपोजिशन है और ये टाइम की प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद टाइम आएगा, इसके बाद प्लेस आ रही है। सो शी वॉज गोइंग टू स्कूल एट 7 o'clock। ये इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और ये सारी की सारी क्या इस्तेमाल हो रही है? ये सब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कहीं पर प्रोनाउन है, कहीं पर वर्ब है, कहीं पर प्रपोजिशन है, कहीं पर नाउन है, ठीक है? सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सी बातें हैं, बहुत बेसिक हैं। वे एक साथ
खाना खा रहे थे। है ना। वे मतलब बहुत सारे लोग हैं, थर्ड पर्सन में दे, एक साथ, टुगेदर। खाना, फूड, खा रहे, इनको इकट्ठा लिखना है, ईटिंग, थे, वर, पास्ट फॉर्म। तो अब बस इनको अनजम्बल करना है। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि आपको एक एक का मीनिंग ऐसे लिखना है, बट हाँ दिमाग में सोच लो कि इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका क्या अनुवाद होगा। ठीक है। फिर इनको रीअरेंज कर लो। दे, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि है वर, फिर आएगी मेन वर्ब जो कि है ईटिंग। ठीक है। हम हैविंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। दे वर हैविंग और ईटिंग फूड, एक साथ। कैसे खा रहे थे? एक साथ, टुगेदर। ये क्या बन जाएगा? ये एडवर्ब होगा। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये नाउन है। दे वर ईटिंग और हैविंग फूड टुगेदर, एक साथ। ठीक है। अब हमें देखना है प्रायोरिटी क्या है वाक्य में। सब्जेक्ट पहली प्रायोरिटी है, फिर वर्ब आपकी प्रायोरिटी है, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी पहले क्या प्रायोरिटी होगी? क्या, जो सीधा सीधा उससे असरदार हो रही हो। उसके बाद कोई और डिटेल, कोई और इंफॉर्मेशन आएगी। एक साथ खा रहे थे, टेबल पे खा रहे थे, घर में खा रहे थे, बाहर खा रहे थे, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इनको प्रायोरिटी देनी है अपने वाक्यों में। अब हम देखते हैं इनके यूजेस क्या हैं। आई होप आपको वाक्य तो आए होंगे। चलो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी हम देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी? है ना, हम कंफर्म करने के लिए ऐसी बातें पूछते हैं। ठीक है, कि हमें कंफर्म करना है उससे, या फिर किसी को बताना है। ठीक है। कोई हम पे डाउट कर रहा है और हम उसको कंफर्म कराना चाहते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी? सवाल है, जिसका जवाब है कि मैं तो कर रही थी, लेकिन मैं दूसरे से पूछवाना चाहती हूँ। ठीक है। सो क्या, अब व्हाट का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। इस क्या के बदले में आएगी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वर या was। क्योंकि मैं है तो आई आएगा। तुम्हारी, योर। मदद, हेल्प। ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं का, नॉट। मदद करना को इकट्ठा क्या लिखेंगे? वैसे तो डू होता है करना, लेकिन आपको दिखाती हूं। रही, डूइंग। थी और क्या के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन क्या इससे ऐसे सेंस बनेगा? देखो जरा। ठीक है। लेकिन इसको हम एक अलग तरीके से फ्रेम करेंगे। was I, फिर उसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना होता है? नॉट। अब मदद करना को हम हेल्प भी तो कहते हैं ना। मदद करना ये क्या होता है? वर्ब क्या होती है? हेल्प। तो रही, मदद कर रही, अगर ऐसे लिखा है तो हेल्पिंग आएगा। ठीक है। सो वॉज आई नॉट हेल्पिंग? किसकी या किसको? यू। ठीक है। तो इसका करेक्ट फ्रेम ये बनेगा सेंटेंस का, वॉज आई नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है। राइट। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कई बार जो लिटरल ट्रांसलेशन होती है, एकदम सीधा सीधा अनुवाद होता है, वो आपको सेंसिबल सेंटेंसेस नहीं बनाने देता है। ठीक है। तो आपको फिर से सोचना पड़ता है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मुझे कहाँ चेंज करना है, इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस फ्रेम का इस्तेमाल करते तो आपका सेंटेंस पूरा पूरा गलत हो जाता।
और अक्सर जो आपकी कॉपीज होती हैं, ठीक है, जो जिन्होंने पेपर दिया होता है उनकी कॉपीज एनालाइज करके ये पता चलता है कि वो ऐसी ऐसी गलतियां भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन कई बार सीधा सीधा अनुवाद ठीक नहीं होता है, वो आपसे मिस्टेक करा सकता है एंड यू कैन एंड अप लूजिंग योर मार्क्स। तो देखो ये बहुत आसान है, इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखो, प्रैक्टिस करो एंड यू कैन स्कोर अ गुड स्कोर। ठीक है, अब देखो मैंने एक स्कोर शब्द इस्तेमाल किया है, यू कैन स्कोर अ गुड स्कोर। ठीक है, इसको हम पन कहते हैं, जिसमें हम एक ही शब्द को दो जगह इस्तेमाल करें, दो अलग अलग रूप में। यू कैन स्कोर ये क्या है, ये वर्ब है। अ गुड स्कोर ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वर्ड का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम यूजेस की बात करते हैं कि ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सो पास्ट कंटिन्यूअस के जो इस्तेमाल हैं, जो यूजेस हैं, सबसे पहला है पास्ट एक्शंस के लिए, फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस इन पास्ट। कैसे एक्शंस होते हैं, जैसे कि वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। वह जूते साफ कर रहा था, ही वॉज क्लीनिंग हिज शूज। या वह कल डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो होते हैं, वह कल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज कर रहा था, उनका विश्लेषण कर रहा था। वह कल डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, मुश्किल है ये थोड़ा सा लिखना, विश्लेषण, आई होप मैंने ठीक लिखा होगा। वह कल डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे इसको, वह ही कल, कौन सा कल है, रहा था मतलब पास्ट का कल है तो यस्टरडे, नहीं तो कल टुमारो भी होता है। डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण क्या होता है, एनालिसिस। ठीक है, विश्लेषण यहाँ नाउन है, लेकिन हम इसको विश्लेषण करना को हम क्या लिख सकते हैं, एनालाइज। और कर रहा मतलब एनालाइजिंग, था मतलब वॉज। ठीक है, तो विश्लेषण करना ये एक वर्ब बन जाते हैं। विश्लेषण वैसे नाउन होता है जिसका मतलब है एनालिसिस, और क्योंकि ये विश्लेषण कर रहा मतलब ये वर्ब बन गई यहाँ पर, तो एनालाइजिंग वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा क्या वाक्य बनेगा, ही वॉज एनालाइजिंग या असेसिंग, एक असेसमेंट भी होता है, तो असेसिंग द डॉक्यूमेंट्स yesterday। तो ये कल की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। तो जो स्पेसिफिक टाइम है, या तो हम ऐसे शब्द जैसे yesterday, 5 years ago, जैसे वह 5 साल पहले पहले कॉलेज में पढ़ रही थी, तो वह शी 5 साल पहले, 5 साल, 5 years पहले, पहले को हम लिखते हैं अगो। कुछ लोग बिफोर भी लिखते हैं, लेकिन बिफोर यहाँ नहीं आएगा। जब सालों की ऐसे बात हो पास्ट की तो हम अगो का इस्तेमाल करते हैं। 5 years बिफोर तब आएगा जब आप किसी और समय के साथ कंपेयर करोगे। सो शी 5 साल पहले, 5 years ago, कॉलेज में मतलब इन, पढ़ रही, पढ़ना रीडिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर
जो हम प्रॉपर पढ़ाई की बात करें तो स्टडीइंग आएगा, थी, वॉज। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल किया है 5 years ago। अब ये क्या है, ये जंबल सेंटेंस है, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें रीफ्रेम करना है, रीस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो शी के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, आसान है, शी वॉज स्टडीइंग इन कॉलेज 5 years अगो। और जैसे कि मैंने बताया, पहले आप सब्जेक्ट को तवज्जो देंगे, फिर वर्ब को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी, कब क्या कहाँ, वो सारी बातें बाद में आती हैं। ठीक है, सो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है। इन कॉलेज, ये आपको प्लेस बता रहा है कि कहाँ पढ़ रही थी, वेयर। 5 years अगो, कब, ये टाइम बता रहा है, 5 साल पहले। तो जब आपको ये टाइम दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या, कौन से टेंस को इंडिकेट करता है, और ये कब की बात कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो प्लीज कीप अप द गुड वर्क, कमेंट्स भी कीजिए और पढ़िए भी। ठीक है, नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस का और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस इन पास्ट इन द बैकग्राउंड। इन द बैकग्राउंड, आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि कई बार जो कार्य है वो जिस वक्त की हम बात करें उस वक्त वो ना चल रहा हो, लेकिन वैसे वो बैकग्राउंड में चलता है। ठीक है, जैसे वह उन दिनों गिटार सीख रही थी। ठीक है, तो वह उन दिनों, अब हर वक्त तो नहीं सीख रही थी, बट हाँ, वो टाइम था, एक फेज था जब वो गिटार सीख रही थी। तो ये क्या, ये ऐसा एक्शन है जो बैकग्राउंड में चल रहा था। ठीक है, उन दिनों हो रहा था। जैसे आजकल वह क्या कर रही है, आजकल वह फ्रेंच सीख रही है, तो फ्रेंच क्या वो पूरा टाइम सीख रही है, नहीं। ऐसा है कि कुछ टाइम तक वो सीखती है, पर जरूरी नहीं है कि जिस वक्त की बात की जाए उस टाइम पे भी सीख रही हो, है ना। तो इसी तरीके से पास्ट में भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, शी वॉज लर्निंग। अब गिटार सीखना, गिटार कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है, गिटार को हम क्या करते हैं, बजाते हैं। तो हम यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं, वह उन दिनों गिटार बजाना सीख रही थी। तो हम क्या लिखेंगे, शी वॉज लर्निंग हाउ टू प्ले। ये हाउ टू प्ले का मतलब इस तरीके से ही होता है, शी वॉज लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार दोज डेज। ठीक है, या वह उन दिनों स्विमिंग सीख रहा था, तो ही वॉज लर्निंग हाउ टू स्विम। ठीक है, ये हाउ टू स्विम, हाउ टू प्ले, ये एक फ्रेज की तरह से इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो इसको इकट्ठा ही लिखिए आप, हाउ टू। इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्वेश्चन मार्क की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हाउ आ गया तो मतलब सवाल बन गया, क्वेश्चन बन गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थर्ड, फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन हैपेंड, जब कोई और कार्य हो गया, उस वक्त कोई कार्य पहले से चल रहा था। ठीक है, तो जो पहले से चल रहा था उसको हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में ही व्यक्त करेंगे, और जो अचानक से हो गया, जो बाद में हुआ, वो पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्शन इन प्रोग्रेस
पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। ठीक है। एंड एक्शन हैपेंड इन द मिडस्ट, जो बीच में कार्य हो गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे हमने कुछ वाक्य देखे थे, है ना, एग्जाम्पल्स थे जो हमने वाक्य देखे, जो क्वेश्चंस देखे पीवाई क्यूज, उनमें हमने देखा था कि इस रूल का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि व्हेन आई केम इन, आपको याद होगा कि लास्ट में ही था एक वाक्य, व्हेन आई केम इन द कैट वॉज स्लीपिंग इन माई चेयर, कि जब मैं अंदर आया तो बिल्ली जो है मेरी चेयर पर सो रही थी। मतलब ये कार्य पहले से चल रहा था और ये कार्य बाद में हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का उन कार्यों के लिए जो पहले से चल रहे थे, पहले से हो रहा था। ठीक है। इसके अलावा व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, माई मदर वॉज ऑलरेडी कुकिंग फूड, मेरी माँ ऑलरेडी खाना बना रही थी। ठीक है। तो ये कार्य हो रहा था मेरे उठने से पहले ही, या जब मैं उठा, तो जब मैं उठा तो ये कार्य हो रहा था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम आगे चलेंगे, तो अब हम बात करने वाले हैं कौन सा यूज होगा, वो हमारा फोर्थ यूज होगा। सो फोर्थ यूज में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल पास्ट हैबिट्स के लिए भी होता है। मतलब वो हैबिट्स जो अब डिसकंटिन्यूड हैं, अब नहीं होती है, डिसकंटिन्यूड है, उनके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, डिसकंटिन्यूड। जैसे कि वे हमेशा दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे, जैसे मजाक उड़ाया करते थे उसी तरीके से मजाक उड़ा रहे थे, वे हमेशा मजाक उड़ा रहे थे। कब की बात है? पास्ट की बात है ऑफ कोर्स। दे हमेशा, ऑलवेज, अक्सर ये आदतें होती हैं, दूसरों का, अदर्स, क्या, मजाक उड़ा रहे, मॉकिंग, मजाक उड़ाना क्या होता है? मॉक करना। ठीक है। थे, वर, तो बड़ा आसान सा है इसका कन्वर्जन। दे वर ऑलवेज मॉकिंग अदर्स, दे वर ऑलवेज मॉकिंग अदर्स, वह हमेशा दूसरों की मदद कर रहा था, सो ही वॉज ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? पास्ट हैड, परफेक्ट है तो हैड आएगा ना, और थर्ड फॉर्म, और यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट। मतलब यहाँ कोई टेंशन नहीं है आपको हैज हैव क्या इस्तेमाल करना है। हैड ये सिंगुलर के साथ भी है, प्लूरल के साथ भी है। हैड होता क्या है? हैज और हैव जो है उनकी पास्ट फॉर्म है हैड। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इनकी थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ठीक है। तो क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो हमें पास्ट फॉर्म लेनी है। अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लेनी है, अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव लेना है। ठीक है। सो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है।
राइट। सो अगर हम पास परफेक्ट की बात करें, अब मैंने आपको बताया था कि इसका क्या यूसेज होता है, हमने कुछ वाक्य देखे थे, लेकिन पहले इसकी पहचान देख लो। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट में इस तरह के वाक्य होते हैं जिनकी एंडिंग में ये शब्द आते हैं, ये फ्रेजेस आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाने से पहले अपना कार्य कर चुका था। ठीक है। तो मैं आई स्कूल, स्कूल जाने से पहले, पहले मतलब बिफोर, गोइंग, जाने से मतलब गोइंग हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना कार्य, अपना मतलब माई, आई है तो माई आएगा, कार्य मतलब वर्क, कर चुका था, कर चुका मतलब था है तो हैड आएगा क्योंकि पास्ट है, और कर चुका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, सो डन। तो अब हमें इनको क्या करना है, वी हैव टू जस्ट रीअरेंज इट। तो मैं कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका था। कब कर चुका था, स्कूल जाने से पहले, बिफोर गोइंग, कहाँ, टू स्कूल, डायरेक्शन भी है। ठीक है, स्कूल जाने से पहले। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। तो हम यूज कहाँ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, सो लेट मी टेल यू। इसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज जो है इसका, वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस डन इन रिमोट पास्ट। रिमोट पास्ट क्या होता है, अब ये बात समझने की है। एक तो हो गया पास्ट, ठीक है, टाइमलाइन जैसे बनाते हैं। अब देखो ये है प्रेजेंट, मानो यहां तक है प्रेजेंट, ठीक है, यहां से प्रेजेंट शुरू हो जाता है, इधर की साइड है पास्ट। अब एक एक्शन ये है, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूं, अभी मानो 8 बज रहे हैं, ठीक है, 8 PM। अब ये मतलब 8 बज रहे हैं इस वक्त, ये प्रेजेंट है, 8 बजे से। ठीक है। अब 8 बजे से पहले क्या होगा, पास्ट होगा। मैं जैसे 7:30 बजे खाना खा रही थी, उससे पहले मैंने 6 बजे चाय पी। ठीक है। उससे पहले मैंने 5 बजे टी, 7:30 डिनर, और अब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, टीचिंग। और 5 बजे मैंने कोई काम किया था, ठीक है, सम वर्क आई डिड। तो अब क्या है, एक तो हो गया, अब ये तीन एक्शंस देखो पास्ट के, डिनर, टी और वर्क। तो कौन सा हमारे ज्यादा नजदीक है, प्रेजेंट के कौन सा ज्यादा नजदीक है, डिनर। ठीक है। तो इसको हम पास्ट सिंपल में लिख सकते हैं। लेकिन डिनर के कंपैरिजन में कौन सा दूर है, पास्ट में ही टी, क्योंकि इससे और पहले हुआ था। तो अगर हमें इन दोनों को लिखना होगा ना, टी और डिनर की बात करेंगे, तो जो डिनर है उसको पास्ट सिंपल टेंस में बताएंगे और टी को पास्ट परफेक्ट में बताएंगे। ठीक है। और अगर हमें बात करनी हो वर्क और टी की, तो दोनों के कंपैरिजन में टी हमारे ज्यादा नजदीक है और वर्क पास्ट में दूर है, प्रेजेंट टेंस के कंपैरिजन में। ठीक है।
तो हम वर्क को फिर पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और टी को पास्ट सिंपल में। तो जब भी आपको एक्शंस देखने हैं, आपको उन एक्शंस को देखना है कि कौन सा हमारे नजदीक है समय के अनुसार। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। सो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपको कुछ वाक्य बना के देती हूँ अभी। जैसे डिनर करने से पहले मैं चाय पी चुका था। ठीक है। डिनर करने से पहले मैं चाय पी चुका था, मतलब पहले डिनर किया, डिनर मैंने बाद में किया, पहले मैंने चाय पी है। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ मैं चाय पी चुका था। सो आई पी चुका, मैं के लिए आई, चाय के लिए टी, पी चुका मतलब टेकन। अब यहाँ पे ड्रैंक नहीं लिखते हैं, ड्रैंक बहुत अजीब सा लगता है, जनरली वो पानी के लिए होता है। ठीक है, तो या तो टेकन लिखेंगे या हैड लिखेंगे, और था के लिए हैड इस्तेमाल हुआ क्योंकि परफेक्ट है। अब डिनर के लिए हम डिनर ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही डिनर लिखा है, तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। करने से पहले, बिफोर हैविंग। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे? आई हैड टेकन, या आई हैड हैड टी। ठीक है, अब देखो हैड दो बार आ रहा है, मैंने आपको क्वेश्चंस करते टाइम बताया था कि कई बार क्या होगा कि आपको हैड दो बार देखने को मिलेगा, तो इसको गलत नहीं समझिए। आई हैड टेकन टी या आई हैड हैड टी, दोनों का मतलब एकदम सेम है कि मैं चाय पी चुका था। आई हैड टी और आई हैड टेकन टी बिफोर हैविंग डिनर। तो एक तो हो गया ये बिफोर हैविंग डिनर। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो पास्ट सिंपल हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने तो हैविंग डिनर लिखा है। लेकिन इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे? आई हैड हैड टी बिफोर आई हैड डिनर। ठीक है, तो ये तो हमने एक फ्रेज की फॉर्म में लिख दिया बिफोर हैविंग डिनर, लेकिन हम इसी को पास्ट सिंपल का एक क्लॉज भी बना सकते हैं। फ्रेज और क्लॉज में अंतर होता है, याद रखें। फ्रेज जो है वो उसका इनकम्प्लीट सेंस होता है, मतलब उसका तो अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ पर सिंपली लिख देंगे बिफोर हैविंग डिनर, तो आपको इसका सर पैर कुछ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बिफोर हैविंग डिनर, उसके बाद क्या हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं गिवन है। लेकिन तो ये क्या हो गया, ये फ्रेज है, फ्रेज का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। वो तभी मतलब वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये फ्रेज है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ बिफोर आई हैड डिनर, डिनर करने से पहले, तो इसका मतलब यहाँ इसका कुछ तो मायना है, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस की तरह, एक वाक्य की तरह है। लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, क्यों? क्योंकि इसको इससे पहले भी कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, कि इससे पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो बिफोर आई हैड डिनर क्या है, ये आपका क्लॉज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है,
तो इनमें अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पर बिफोर हैविंग डिनर और बिफोर आई हैड डिनर दोनों का मतलब ही सेम आएगा, लेकिन इनका जो यूसेज है ये वाक्य में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर इनका मीनिंग सेम है। ठीक है। फ्रेज का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, या अपना कोई मीनिंग नहीं होता, या अपना कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, अकेले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, क्लॉज को आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ये सेंटेंस जैसा दिखता है लेकिन पूरी तरह से सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसको एक और क्लॉज की जरूरत है। जैसे आई हैड टी, मैं चाय पी चुका था, इसकी जरूरत है, वो इसको कंप्लीट करता है। ठीक है। सो ये पॉइंट भी हम समझेंगे, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन एवरी कॉन्सेप्ट टू यू, ताकि आप जब अपने एग्जाम में बैठने जाएं और आप जब देखें वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आए। ठीक है। तो ये होप आई होप आपको समझ में आएगा कि जब दो वाक्यों की बात करें, दो कार्यों की बात करें पास्ट में, एक कार्य पहले होता है एक बाद में होता है, तो जो पहले होता है, ठीक है, पहले होने वाले को हम कहते हैं फॉर्मर एक्शन। फॉर्मर मतलब पहले। ये लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा होता है लैटर। ये LETTER नहीं है, पत्र वाला लेटर नहीं है, ये है लैटर। लैटर बना है लेट से, जो बाद में आता है। ठीक है, तो जो कार्य बाद में होता है वो पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। प्लीज ध्यान रखें इस बात का। ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उन क्वेश्चंस की तरफ जो मैंने आपको पहले कराए हैं। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था? हम्म जैसे राजू ऑलरेडी वर्कड फॉर 4 hours व्हेन आई अराइव्ड हियर। चलो अब अलग से नए से देखते हैं इसको। राजू had already worked for 4 hours। राजू ऑलरेडी 4 घंटे तक कार्य कर चुका था। जब मैं आया, when I came, मतलब मैं आया बाद में, I came। I came में आपको क्या नजर आ रहा है? I came में आपको सेकंड फॉर्म नजर आ रही है। सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, और ये कार्य बाद में हुआ। ठीक है, लैटर एक्शन है ये। राजू हैड ऑलरेडी वर्कड, राजू ऑलरेडी 4 घंटे कार्य कर चुका था। सो यहाँ पर राजू हैड ऑलरेडी वर्कड। ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी पहले से ही। सो मेन हमें फोकस करना है हैड और वर्कड पे। मतलब इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, और ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। और इससे हम डिनोट कर रहे हैं पहला एक्शन की पहले क्या हुआ। ठीक है, लैटर हो गया बाद में। सो फॉर्मर एक्शन जो है, जब भी हम पास्ट की बात करें, तो जो एक्शंस पहले होते हैं टाइम लाइन में, दो पास्ट एक्शंस के कंपैरिजन में, दोनों ही पास्ट में हुए, लेकिन उस पास्ट में भी पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ वो हमें देखना है। ठीक है। जैसे एक आपने हिस्टोरिकल चीज देखी होगी, जैसे 1192 में ये आपने देखा होगा, पृथ्वीराज चौहान से जीतने से पहले गौरी, मोहम्मद गौरी की बात कर रही हूँ, गौरी 17 बार आक्रमण
कर चुका था, है ना, ऐसी बात थी। अब ये देखो, ये सेंटेंस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है इसमें, कौन है सब्जेक्ट, गौरी, ठीक है। अब स्पेलिंग देख लेना, GHORI है या GHOURI है, जो भी है। गौरी 17 बार आक्रमण कर चुका, हैड, आक्रमण कर चुका मतलब हैड अटैक्ड 17 टाइम्स। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि जब आप 17 लिखते हो तो जो भी जितने भी नंबर 10 से ऊपर होते हैं ना, उनको आप न्यूमरल्स में लिख सकते हो, आपको उनको शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 17 SEVENTEEN TEEN उस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली 17 टाइम्स ऐसे लिख सकते हो, 17 बार मतलब टाइम्स। गौरी हैड अटैक्ड 17 टाइम्स बिफोर ही डिफीटेड। दोबारा से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, ही डिफीटेड, जीतने से पहले, बिफोर ही डिफीटेड हु, पृथ्वीराज चौहान इन 1192। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, दो वाक्यों को बताने के लिए, एक जो पहले ही हो चुका है पास्ट में और एक पास्ट में उसके बाद होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड यूज इज फॉर पास्ट एक्शंस which act as a cause। ठीक है, मतलब एक पास्ट एक्शंस जो कि कारण बने किसी चीज का, ठीक है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे, जैसे कि as I had woken up late, I went to the office late। टू द ऑफिस नहीं लिखेंगे, ऑफिस लिखेंगे सिंपली, आई वेंट टू ऑफिस लेट, क्योंकि मैं लेट उठी थी इसलिए मैं ऑफिस लेट पहुंची। तो एज आई हैड, ये क्या है, ये रीजन है, कारण है, किसका, मेरे ऑफिस लेट पहुंचने का। दोनों ही पास्ट के एक्शन है। ठीक है, तो पहले वाला क्या है, ये कारण है, और दूसरे वाला उसका रिजल्ट है। तो कारण को हम लिखेंगे किस में, जो भी रीजन है या जो कॉज है, इसको लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और जो रिजल्ट है, उसका क्या परिणाम रहा, वो पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर अनफुलफिल्ड डिजायर्स, मतलब अनफुलफिल्ड विश, कोई आपकी इच्छा थी, ठीक है, कोई लॉन्गिंग थी, उनको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जैसे कि आई विश। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तो वैसे तो क्या होता है, हम वर का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई विश आई हैड रीच्ड देयर अर्लियर। ठीक है, आई विश आई हैड रीच देयर अर्लियर, कि काश मैं वहां जल्दी पहुंची होती, है ना, आई विश आई हैड रीच देयर अर्लियर, ऐसे।
आई विश का इस्तेमाल होगा अनफुलफिल्ड विश, डिजायर या लॉन्गिंग के लिए। लाइक आई विश आई हैड सेव्ड सम अमाउंट, कि काश मैंने थोड़ा पैसा बचाया होता। काश वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट से आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अनफुलफिल्ड है, मतलब अब उनके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक, देन वी कैन ऑल्सो यूज इट इन अ वे फॉर इम्पॉसिबल कंडीशनल। इम्पॉसिबल मतलब जो आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कंडीशनल, वो कंडीशंस जो आज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती है, उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, है ना। लाइक इफ से शुरू होती हैं। इफ आई हैड सेव्ड सम मनी, अगर मैंने कुछ पैसा बचाया होता। आई वुड हैव यूज्ड इट इन सम बिजनेस, कि मैंने उसको किसी बिजनेस में इस्तेमाल किया होता। ठीक है, बट ना पैसा बचाया था ना बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशनल है, इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब इनका ये दोबारा नहीं हो सकती है। तो इम्पॉसिबल कंडीशनल के लिए हम क्या करते हैं, इफ प्लस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, और यहाँ पर मैं थोड़ा ब्राइट कलर लूंगी। लाइक इफ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गई कंडीशन, ये कंडीशन वाला पार्ट है जो अनफुलफिल्ड है, पूरी नहीं हो सकती आज तो बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि टाइम जा चुका है। ठीक है, आई वुड हैव, अब यहां पर सब्जेक्ट रिजल्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये रिजल्ट है किसका, इस कंडीशन का, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई होती तो ऐसा हुआ होता, बट ना ये कंडीशन फुलफिल हुई ना ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स होते हैं ना, इफ आई हैड स्टॉप्ड हिम देन, है ना, किसी के बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, तो क्या होता है कि अब पेरेंट्स उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इफ आई हैड स्टॉप्ड हिम देन, वो ऐसा नहीं हुआ होता, ही वुड नॉट हैव, he would not have टॉर्चर्ड सो मेनी पीपल, उसने इतने सारे लोगों को टॉर्चर्ड नहीं किया होता, है ना, ही वुड नॉट हैव टॉर्चर्ड सो मेनी पीपल। जैसे अगर मैंने लंच किया होता तो मुझे अब भूख नहीं लगी होती, तो ये सिंपल सा है ना, इफ आई हैड टेकन लंच आई वुड नॉट हैव फेल्ट, और आई वुड नॉट हैव स्टार्व्ड। ठीक है, मैं भूखी नहीं मरी होती। स्टार्व्ड, स्टार्विंग मतलब भूखा मरना, आई वुड नॉट हैव स्टार्व्ड। तो ये इस तरीके से होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं कि जैसे कि महात्मा गांधी had studied in London before he went to साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका जाने से पहले
या टू प्रैक्टिस लॉ, कि साउथ अफ्रीका में लॉ प्रैक्टिस करने से पहले वो लंदन में पढ़ चुके थे। सो महात्मा गांधी हैड स्टडीड इन लंदन बिफोर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है। ये कलर आई थिंक आपको खास नजर नहीं आ रहा होगा, सो लेट्स चेंज इट। अब बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये हमारे टॉपिक का आज लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। और ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके स्ट्रक्चर पे, इसके रूल्स पे, और आपको क्लियर हो जाएगा। पास्ट है तो याद रखो हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म भी किसकी, थर्ड फॉर्म ऑफ बी। क्या है, बीन, क्योंकि वो भी हेल्पिंग वर्ब ही होगी, क्योंकि मेन वर्ब तो कंटिन्यूअस में आएगी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। आपने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझा होगा लास्ट लेक्चर में, जैसे कि उसमें होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। हैज हैव है तो प्रेजेंट है, ठीक है, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड होगा। हैज हैव प्रेजेंट में यूज होता है, और हैड जो है वो पास्ट में यूज होता है। ठीक है। तो इजी है, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी। और क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब कुछ पोर्शन कंप्लीट है, मतलब पार्शियली कंप्लीट है कह सकते हैं, और कंटिन्यूएशन में भी है, पर है या था, प्रोग्रेस में भी है कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हैड है तो था पास्ट में, कि उन एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से एक्शंस के लिए, दोज एक्शंस which started in past, जो पास्ट में शुरू हुए। ठीक है। सबसे पहली बात, started, then continued in past until, until क्या, अब इस until का भी ध्यान रखो, कब तक, until नंबर वन, a certain moment, a certain time, कोई टाइम मेंशन हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक हुए। नंबर दो, until another action happened, कि कोई कोई और कार्य हो गया, उस टाइम तक ये हुआ। ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। इसका मतलब कि वो कार्य, मानो कोई कार्य कल की तारीख में, ठीक है, 5 बजे शुरू हुआ और वो चल रहा था 8 बजे तक। ठीक है। कि कोई कार्य 5 बजे शुरू हुआ, आपने देखा 6 बजे भी चल रहा है, 7 बजे भी चल रहा है, मतलब 2 घंटे पूरे कर लिए उसने पार्शली, लेकिन कब जाके खत्म हुआ, अंटिल अ सर्टेन टाइम, 8 बजे। ठीक है। या फिर जब लाइट चली गई है ना, इंडिया में लाइट चली जाती तो अंटिल द लाइट और द पावर वेंट ऑफ, ऐसा हम कह सकते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक वे कल शाम 2 घंटे से बारिश होने तक खेल रहे थे। मतलब इसमें क्या है, ड्यूरेशन भी है।
कैसे? पहले तो वे खेल रहे थे, मेन कार्य क्या है, वे खेल रहे थे। सो दे खेल रहे थे, अगर ये सिंपल कंटिन्यूअस होता तो वर प्लेइंग होता, लेकिन कल शाम 2 घंटे से, मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइम इज ऑल्सो मेंशन्ड, कब से, ड्यूरेशन मेंशन्ड है। ठीक है, ड्यूरेशन है तो फॉर का इस्तेमाल होगा। सो दे हैड बीन प्लेइंग, वे खेल रहे थे, कब से, फॉर 2 आवर्स। अब देखो, क्योंकि ये सिर्फ दो है, 10 से नीचे का नंबर है, तो हम TWO लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। सो दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे yesterday evening, कल शाम, they had been playing yesterday evening for 2 hours until, होने तक, मतलब एंडिंग पॉइंट है, until it rained। तो यहाँ पर अनदर एक्शन हैपेंड, कोई और कार्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग yesterday evening for 2 hours until it rained। अब सीक्वेंस देखो, शब्दों का कहाँ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप बताओगे वे क्या कर रहे थे, वे कब कर रहे थे, और कितने बजे से कर रहे थे, और कब तक कर रहे थे। इस तरीके से आपको सीक्वेंसिंग में इसको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे थे, फिर कब या कहाँ, या ठीक है क्या कर रहे थे, उस तरीके से। देन कितने समय से, क्या ड्यूरेशन था, फिर कब तक। तो ये आपकी सीक्वेंसिंग रहेगी सेंटेंस की। सो दे हैड बीन प्लेइंग, वे क्या कर रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग, कब कर रहे थे, यस्टरडे इवनिंग, कहाँ कर रहे थे वो नहीं गिवन है, कितने समय से, 2 घंटे से, कब तक, अंटिल इट रेन्ड। और देखो यहाँ भी अंटिल इट रेन्ड, ये भी पास्ट सिंपल में लिखा गया है। अनदर एक्शन पास्ट सिंपल में ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो बाद में होने वाला है। जैसे वे रात को 10 बजे तक बातें कर रहे थे, तो दे बातें कर रहे थे, हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यूज करेंगे ऐसे, दे हैड बीन टॉकिंग, कब तक या कितने समय से, दे हैड बीन टॉकिंग until 10 p.m. एट नाइट, रात को। ठीक है, दे हैड बीन टॉकिंग अंटिल 10 p.m. एट नाइट, या फिर दे हैड बीन टॉकिंग एट नाइट अंटिल 10 p.m. आप यहाँ भी लिख सकते हो उसको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। तो इन वाक्यों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया, पास्ट परफेक्ट को किया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और प्लीज लेक्चर को ध्यान से देखें, है ना। तो मैंने कुछ कहा था कि कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो जो आज के टॉपिक्स पे बेस्ड है, हम उन्हीं को अब देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। तो क्या यूज मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस में, कि जब कोई कार्य चल रहा था तो एक और कार्य हुआ। तो चल रहा था, एक चीज प्रोग्रेस में है, फिर उसके साथ कोई और चीज हो गई, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है, जो कार्य पहले से हो रहा था, वॉज वॉकिंग। देन ही सडनली रियलाइज दैट, उसने अचानक रियलाइज किया, क्या रियलाइज रियलाइज किया, कुछ ऐसा ही रियलाइज किया होगा ना जो पहले से हो चुका था।
तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन, तो यहाँ पर ये सही होगा, ही हैड मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन, कि वो गलती उसने की थी या कर चुका था, ठीक है, इस तरीके से। देन और क्या टेंस था, क्या सेंटेंस था आपका, आई विश ही वर मोर सिंसियर। आई विश के साथ हमने आज पास्ट परफेक्ट में भी लिखा है, आई विश ही हैड नॉट डन इट, कि उसने ऐसा नहीं किया होता, है ना। तो वहां पर भी हम काश वाले जो सेंटेंस होते हैं, पर वो इम्पॉसिबल होते हैं, अनफुलफिल्ड विश होते हैं, तो उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता है आज। देन शी सडनली रिमेम्बर्ड दैट शी हैड नॉट लॉक्ड, उसने अचानक याद किया, उसको याद आया क्या, ऐसा काम जो उसने पहले किया था, ठीक है, तो पहले जो हुआ था पास्ट सिंपल से वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो यू प्लीज टेल मी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, खुद से परेशान नहीं होना है। देन नेक्स्ट, वी हैव हैड नथिंग टू ईट। अब ये भी याद आया होगा, है ना, कि हमने हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वी हैव हैड, तो ये वाला जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब को डिनोट करता है, और ये वाला जो हैड है ये मेन वर्ब को डिनोट करता है, याद रखें आप। देन सो व्हेन आई केम इन द कैट वाज स्लीपिंग, तो ये भी क्या बता रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल बता रहा है कि जब कोई कार्य हुआ तो कोई कार्य हो रहा था उससे पहले ही, ठीक है। सो राजू हैड बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स व्हेन आई अराइव्ड हियर, कि मेरे आने से पहले राजू यहाँ 4 घंटे से काम कर रहा था, या राजू 4 घंटे का काम कर चुका था, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे, और तरीका भी समझ में आया होगा। सो it is my advice to you to actually revise it and practice the questions, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, यू विल बी सक्सेसफुल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।